बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ आइजनमेंगर सिंड्रोम। हम सीवीएस की पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम उसके एंड की तरफ जा रहे हैं। आइजनमेंगर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है, जैसा कि हमने कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर दो तरह की डिजीज़ पढ़ी थी। एक एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पढ़ी थी और एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पढ़ी थी। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट आ जाता था, उसके बाद ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल आ जाती थी, उसके बाद एब्स्टीन एनोमली आ जाती थी। इसी तरह उसकी हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी, जो कि 5T के नाम से हमने नमोनिक उसका लिखा था। उसके बाद हमने कहा था कि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिनके अंदर ब्लड का शंट जो होता है वो राइट साइड ऑफ हार्ट टू लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर इनिशियली सिम्टम्स शो होते हैं। इन बच्चों के अंदर अर्ली सिम्टम्स शो होते हैं। इन बच्चों में साइनोसिस जो होती है वो अर्ली शो होती है। जबकि हमने ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर 3 तरह की डिजीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट जो पढ़ी थी वो VSD पढ़ी थी, जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते होते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ी थी वो ASD पढ़ी थी, जिसको हम आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। उसके बाद जो हमने थर्ड पढ़ी थी वो PDA पढ़ी थी, जिसको हम पेटेंट डुक्टस आर्टरियोसिस कहते थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइजनमेंगर सिंड्रोम। अब आइजन जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन था, जिसका कंप्लीट नाम विक्टर आइजन था। तो इसने ये सोचा था कि यार ये जो एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बच्चे होते हैं, इनके अंदर इनिशियली तो सिम्टम्स शो नहीं होते, तो फिर लेट इनके अंदर सिम्टम्स जो है वो शो क्यों होते हैं, तो इसकी रीज़न क्या है पीछे। तो इस बंदे के पास 33 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आया था। तो इसने उसका जब पोस्टमार्टम किया तो उस बंदे को VSD थी, और VSD थी तो जब इसने उस बंदे का पोस्टमार्टम किया तो फिर इसने बताया कि उस बंदे के अंदर जो है वो लेट सिम्टम्स शो हुए। तो फिर इसने जो है इसकी मज़ीद रिसर्च की कि इस बंदे के अंदर लेट सिम्टम्स क्यों आए। तो उसकी रीज़न फिर इसने बताई कि ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर इन तीनों टाइप्स में से किसी एक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों का ही मैकेनिज़्म एक ही है और तीनों में ही आइजनमेंगर सिंड्रोम अप्लाई होता है। अब सपोज करें कि ये एक सिंपल डायग्राम है हार्ट की। हमें पता है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ये तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, अब तो आपको याद होंगे। ठीक हो गया, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। हमने कहा था कि हमारे राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम होता है उसको हम इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते होते हैं। इंटर आर्टीरियल सेप्टम। जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले जो सेप्टम होता है उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते होते हैं। अब इन सेप्टम का नॉर्मली फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड को जो है वो प्रिवेंट करते हैं, ताकि लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में ना आ सके और राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में ना आ सके। तो इनका ये एक फंक्शन होता है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते होते हैं। देन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम पल्मोनिक वाल्व कहते होते हैं। देन पल्मोनरी ट्रंक से 2 ब्रांचेस अराइज होती है। फर्स्ट को हम राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ़्ट को हम लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी कहते होते हैं, और ये दोनों जो होती है ये ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है। देन लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व कहते होते हैं। उसके बाद एओर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम एओर्टिक वाल्व कहते होते हैं। हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। जो मिडल लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते होते हैं, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाती है, वो मिडल लेयर होती है, और ये मस्कुलर लेयर होती है। और इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम कहते होते हैं, जो कि
वाल्व को लाइंड कर रही होती है। जबकि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम कहते होते हैं। इसी तरह हमारे राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ड्रेन होता है, और सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो हेड और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इन्फीरियर वेना केवा से आता है। सुपीरियर वेना केवा के अंदर 2 वेन्स और ड्रेन करती होती है जिनका नाम होता है जुगुलर वेन्स। एक इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है और एक एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती है। अब ये जो इंटरनल जुगुलर वेन्स और एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती है ये सुपीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर रही होती है, और सुपीरियर वेना केवा फिर जो होती है ये राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। ठीक हो गया। अब अगर सपोज़ करें कि एक बच्चा जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का बच्चा आपके पास हॉस्पिटल में आ जाता है, और उस बच्चे को जो था वो VSD थी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट थी। मतलब ये कि ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है इसके अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट था, या होल कह लो, सिंपली हम इसको होल कहते होते हैं। तो उस बच्चे को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था। अब हमें पता है कि आफ्टर बर्थ जो ब्लड प्रेशर होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट पे इंक्रीज़ होता है, जबकि बिफोर बर्थ ब्लड प्रेशर जो होता है वो राइट साइड ऑफ हार्ट इंक्रीज़ होता है। तो जब आफ्टर बर्थ लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो राइट एट्रियम से ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो होगा वो लंग्स के पास जाता है। और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। अब इस बच्चे को है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब हमें पता है कि आफ्टर बर्थ जो ब्लड प्रेशर होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट पर इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड ऑफ हार्ट। तो जब लेफ़्ट साइड पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ प्रेशर की वजह से लेफ़्ट साइड से ब्लड जो होगा वो शंट करेगा राइट साइड ऑफ हार्ट को। तो हमें पता है कि लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब लेफ़्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो राइट साइड ऑफ हार्ट की तरफ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जब ये मिक्स होगा तो ये मिक्स ब्लड जो होगा फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो होगा लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेशन होगी, और देन फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से कुछ ब्लड जो होता है वो एओर्टा के थ्रू जो होता है वो बॉडी को मिल जाता है, और कुछ जो होता है वो इस शंट के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो अभी तक देखें कि बॉडी को जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, और इस शंट की वजह से मिक्स ब्लड जो है वो लंग्स के पास जा रहा है, और लंग्स जो है वो उसकी ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी तक बॉडी को किसी किस्म का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या मिक्स ब्लड नहीं मिला, जिस वजह से इस बच्चे में अर्ली सिम्टम्स शो नहीं होते। अब अगर हम VSD के बच्चे को अनट्रीटेड रखते हैं या फिर इसका डायग्नोज ही लेट होता है और ये डिज़ीज़ इसके अंदर जो है वो चलती रहती है, रन करती रहती है, तो जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो फिर आइजन ने कहा था कि इस बच्चे के अंदर सिम्टम्स आते हैं, साइनोसिस शो होती है। तो उसकी रीज़न क्या है कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली राइट वेंट्रिकल में आता जाएगा, और हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है, तो एक वक्त होगा कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं इस ब्लड को जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में एजेक्ट करूं। तो जब पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो होगा वो ड्रेन होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी शुरू में तो बेयर करती रहती है,
तो जब कंटिन्यूसली एक काम चलता रहता है तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कहती है कि भाईजान मेरे बस से काम ये बाहर है, तुम जो है वो खुद ही इसको संभालो, मैं तुमसे ब्लड नहीं ले सकती। तो जब पल्मोनरी आर्टरी ये कहती है तो इस वजह से जब इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में तो इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी की हाइपरटेंशन हो जाती है। तो जब पल्मोनरी आर्टरी की हाइपरटेंशन होती है तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेना बंद कर देती है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेना ये बंद कर देती है तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, ऊपर से राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है, इधर से लेफ़्ट वेंट्रिकल से आ रहा है और ऊपर से जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आगे से जो है वो गुस्सा दिखा रही है, वो आगे से अकड़ रही है, कहती है कि मैंने तेरे से ब्लड नहीं लेना। अब राइट वेंट्रिकल कहता है कि मैं करूं तो क्या करूं, ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा देता है। जब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक हो गया। जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो एक वक्त आता है कि जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। अब राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो होता है वो बैकवर्ड फ्लो करता है, इसका शंट जो होता है वो बैक हो जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में शंट करता है। हमें बड़े अच्छे से पता है कि राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि पल्मोनरी वेन से आ रहा होता है, ठीक हो गया। अब जब ये मिक्स ब्लड एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड मिलेगा, तो जब मिक्स ब्लड बॉडी के पार्ट्स को मिलेगा तो फिर इस बच्चे के अंदर सिम्टम्स शो होते थे। तो ये कंडीशन जो थी डिस्कवर की थी, ये आइजनमेंगर ने डिस्कवर की थी। तो इस कंडीशन को फिर आइजनमेंगर सिंड्रोम कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस बच्चे के अंदर साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को क्या मिलते हैं। फर्स्ट साइन जो इस बच्चे का होता है वो होता है लेट साइनोसिस। अब लेट साइनोसिस क्यों होती है कि मैंने आपको बताया है कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल पे जा रहा होता है तो बॉडी को किसी किस्म का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा होता। तो शुरू में इस बच्चे के अंदर जो है वो काम चलता रहता है, मगर जब ये काम चलता रहता है और एक वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद जो होता है ये शंट जो होता है ये बैक हो जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आना स्टार्ट कर देता है। तो राइट वेंट्रिकल से जब मिक्स ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो बॉडी को मिलेगा तो बच्चे के अंदर फिर साइनोसिस शो होती है। उसके बाद क्लम्बिंग, सेकंड जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो क्लम्बिंग होता है। अब क्लम्बिंग क्या होता है कि जब हम इस बच्चे की फिंगर्स की टिप्स को देखते हैं ना, नेल बेड्स, तो वो हमें ब्लूइश मिलती होती हैं, तो इस कंडीशन को हम क्लम्बिंग कहते होते हैं। उसके बाद आ जाता है रप्चर्ड पल्मोनरी आर्टरियोल्स। अब जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पल्मोनरी आर्टरी में ड्रेन करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन की वजह से पल्मोनरी आर्टरीज जो होंगी वो डायलेट करेगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरियोल्स जो होती है वो रप्चर्ड हो सकती हैं। तो जब पल्मोनरी आर्टरियोल्स रप्चर्ड होगी तो इस बच्चे में जब वो वोमिटिंग करेगा तो फ्रेश ब्लड आएगा वोमिटिंग के साथ, जिसको हम हीमोप्टेसिस कहते होते हैं। हीमोप्टेसिस। उसके बाद जब डॉक्टर इस बच्चे की हार्ट साउंड को सुनने के लिए अस्कुल्टेशन करने के लिए हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है तो डॉक्टर को एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलती है, जिसको डॉक्टर फिर
होलोसिस्टोलिक मरमर का नाम दे देता है। अब होलोसिस्टोलिक मरमर क्या होती है, ये देखें। सपोज़ करें कि ये सिस्टोलिक फेज़ है। सपोज़ करें कि ये एक सिस्टोलिक फेज़ है। हमें पता है कि सिस्टोलिक फेज़ में हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। और अब सपोज़ करें कि हार्ट का जो सिस्टोलिक फेज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिस्टोलिक फेज़ जो है वो 5 सेकंड में कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड देन 5 सेकंड। अब जब डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को रखा तो बच्चे के अंदर जो है वो सिस्टोलिक कंडीशन थी। हार्ट जो था उसका कॉन्ट्रैक्शन के फेज़ में था। तो जब सिस्टोलिक फेज़ में हार्ट के ऊपर डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को रखा, स्क्रूटेट करने की कोशिश की, तो डॉक्टर को जो है वो अगर तो S1 सेकंड से लेके सेकंड 2 तक एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलती है, जिसको हम मरमर कहते होते हैं, तो इसको हम सिस्टोलिक मरमर कहते होते हैं। और इसके बाद अगर सेकंड 3, सेकंड 4 और सेकंड 5 तक अगर नॉर्मल साउंड मिलती है तो इसको हम सिस्टोलिक मरमर कहते होते हैं। ठीक हो गया सिंपली। और अगर स्टेथोस्कोप रखने पर डॉक्टर को 5 सेकंड के अंदर ही जितनी देर हार्ट सिस्टोलिक फेज़ में रहा, कंप्लीट सिस्टोलिक फेज़ में ही एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलती रही, तो इसको हम कहते होते हैं कि होलोसिस्टोलिक मरमर। मतलब ये कि कंप्लीट सिस्टोलिक फेज़ में एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिले तो उस हार्ट साउंड को हम होलोसिस्टोलिक मरमर कहते होते हैं। उसके बाद इस बच्चे को जो है वो गाउट हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। जब बॉडी को जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो हमें पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जो होती है वो डेफिशिएंट होती है। तो जब बच्चा एक्सरसाइज करेगा या कोई काम करेगा तो जब उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड होती है काम करे, जब कोई एक्सरसाइज करे, तो जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो वो ऑक्सीजन जो होगी वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से बच्चे को जो होगा वो हाइपोक्सिया होगा, हेडेक हो सकती है। उसके बाद हम इस बच्चे का डायग्नोज के लिए क्या करते होते हैं कि इकोकार्डियोग्राफी करते होते हैं। इकोकार्डियोग्राफी हमें बताती होती है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी कितनी हुई है और नंबर ऑफ़ डिफेक्ट कितना है। मतलब ये है कि VSD जो है उसका डिफेक्ट कितना है, होल कितना है। अगर तो स्मॉल होल है फिर भी हमें जो है वो इकोकार्डियोग्राफी बता देती है, और अगर लार्ज होल है तो फिर भी हमें इकोकार्डियोग्राफी बता देती होती है। देन हम इकोकार्डियोग्राफी के बाद ECG करते होते हैं इस बच्चे के अंदर। ECG जो होती है ये हमें हार्ट की जो है वो रिदम को बताती होती है कि इस बच्चे के अंदर अरिदमिया है या नॉर्मल हार्ट रेट है। तो इस बच्चे के अंदर हमें अरिदमिया मिलेगा क्योंकि इस बच्चे के अंदर होलोसिस्टोलिक मरमर मिल रही है, हमें एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिल रही है, तो इस बच्चे के अंदर अरिदमिया होगा। देन हम चेस्ट एक्सरे करते होते हैं। चेस्ट एक्सरे जो होते हैं ये हार्ट का साइज़ हमें बता देते हैं कि जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें हार्ट जो होगा उसकी कार्डियोमेगाली मिलेगी। मतलब ये कि हार्ट का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ मिलेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस बच्चे के अंदर हम ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं। इस बच्चे के अंदर हम ट्रीटमेंट जो सबसे पहले करते होते हैं वो होता है मेडिकली ट्रीटमेंट जो होता है। उसके अंदर हम अगर तो इस बच्चे को ब्लीडिंग की वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हम इसको फेरस सल्फेट की टैबलेट देते होते हैं ताकि इस बच्चे में आयरन की जो है वो कमी जो हुई है वो पूरी हो सके। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हम इस बच्चे को जो है वो
एंटीबायोटिक्स देते होते हैं, क्योंकि इस बच्चे में रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते होते हैं। देन इसका ट्रीटमेंट जो आ जाता है वो सर्जिकली आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइजनमेंगर सिंड्रोम।